हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका। तो हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो कल पढ़ा था हमने पाल वंश और आज पढ़ेंगे हम प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन सा? इसका संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक है और ये मालवा क्षेत्र मालवा का मुख्यतः कहाँ का वंश है? मालवा का। तो ये मालवा का। इसकी राजधानी जो है, राजधानी देख लेते हैं। राजधानी जो थी इसकी भनीमल थी स्टार्टिंग में। भनीमल इसकी राजधानी थी। इसका नाम, दूसरा नाम प्रतिहार वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये इतिहासकार मानते हैं कि गुर्जरों के वंशज थे। स्टार्टिंग में जो कुछ था, इतिहासकार मानते हैं गुर्जरों के वंशज थे। जैसे जाटों की तरह ये घुमक्कड़ थे स्टार्टिंग में। जैसे पहले इतिहास के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार, जैसे जाट पहले घूमते थे, ये उसी तरह से घुमक्कड़ थे, पशु पालते थे, युद्ध लड़ते थे, ऐसे करते थे। तो इसे गुर्जरों का वंशज मानते हैं। तो इस कारण इसका नाम गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं, प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। कहाँ का क्षेत्र? मालवा का। राजधानी स्टार्टिंग में भनीमल थी। और इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक जो था इसका, सबसे शक्तिशाली शासक इसका मिहिर भोज था। मिहिर भोज। इसने बेसिकली कन्नौज पे भी अधिकार कर लिया था। कन्नौज जीत लिया था इसने। और इनसे समय समय पर इनके युद्ध चलते रहे। लंबे समय तक शासनकाल किया है इस वंश ने। लंबे समय तक शासनकाल किया और समय समय में इनके युद्ध तो चलते रही। इनके मालवा प्लस गुजरात पर नियंत्रण करने के लिए इनके लगातार युद्ध राष्ट्रकूटों से टकराते रहे। टकराव लगातार चलते रहे इनके राष्ट्रकूटों से, मालवा और गुजरात को नियंत्रण करने के लिए। और इन्होंने पा भी लिया। और बेसिकली मिहिर भोज के समय तो ये कन्नौज भी जीत लिया था। और इसने मिहिर भोज ने अपनी राजधानी फिर कन्नौज ही बना ली थी। फिर बाद में इसने राजधानी अपनी कन्नौज बना ली। बेसिकली इस समय जो सिंध पे अरबों का शासन हो गया था। अरबक शासक थे सिंध पे, जो थे ऊपर वाले क्षेत्र में, भारत के मैप में ऊपर वाले क्षेत्र में। तो सिंह का क्षेत्र बोले जाते हैं ऊपर वाले क्षेत्र को। तो सिंह के क्षेत्र में अरबों शासक सोच रहे थे कि हम राजस्थान और गुजरात और पंजाब पर भी अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन्होंने इनका जमकर विरोध किया। बेसिकली नागभट्ट ने उनका जमकर विरोध किया। इनका अरब शासकों का जमकर विरोध किया इन्होंने इसका। अरब शासक जो राजस्थान और गुजरात और पंजाब पर अधिकार जमाना चाहते थे, और इन्हें भगा दिया यहाँ से। ठीक है ना। समय समय पर युद्ध तो चलते ही रहे इनसे। फिर प्रतिहार राजा यह सोच रहे थे कि हम गंगा के ऊपरी वादी और मालवा के क्षेत्र पर भी अधिकार जमा लें, यानी कि उसे अपने बस में कर लें। तो इन्होंने बेसिकली जीत भी लिया उसे। लेकिन राजकोट बीच बीच में उनसे टकराव तो चलते ही रहा था। तो इनसे राष्ट्रकूटों से टकराव चल रहा था प्रतिहार वंश का। तो बेसिकली इनकी सेना, जब युद्ध होंगे तो दोनों की सेना को क्षति पहुंचेगी, तो इनकी सेना को भी क्षति पहुंची, उनकी भी। लेकिन बेसिकली इन्होंने क्षेत्र जीत लिया था। इसका फायदा पाल वंश के शासक गोपाल तृतीय ने उठा लिया। गोपाल तृतीय ने बेसिकली क्या हुआ था, जब ये सोच रहे थे कि हम गंगा की ऊपरी वादी पर अधिकार कर लें और मालवा पर अधिकार कर लें, तो जो राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था ध्रुव, आगे पढ़ेंगे उसमें, ध्रुव,
ध्रुव को पाल वंश के शासक गोपाल तृतीय से मिलकर इसने उसे नाकाम कर दिया, हरा दिया इसे मतलब। तो ये जीत नहीं पाए। फिर राष्ट्रकूट अपने दक्खन में लौट गए, जहाँ से आए थे वो दक्खन के अपने राज्य में चले गए कि हम अपना राज्य सही से। बेसिकली राष्ट्रकूटों का जो मेन मकसद था ना, मालवा और गुजरात पर ही वर्चस्व रखना था, क्योंकि गुजरात उस समय का बहुत शक्तिशाली केंद्र था। मतलब एक तो कन्नौज था, कन्नौज और गुजरात क्यों था? गुजरात इसलिए था क्योंकि विदेश से लगता है, समुद्र से लगता है, समुद्र से व्यापार होता था उस समय। बेसिकली घोड़ों का व्यापार चलता था ज़्यादातर। तो यहाँ पे खाली हो गया उत्तर भारत, ये भी कमज़ोर पड़ गए थे, प्रतिहार भी। राष्ट्रकूट अपने चले गए यहाँ पे गुजरात में और मालवा में। तो इसका फ़ायदा पाल वंश ने उठा लिया। तो पाल वंश वहाँ पर रहा, इसलिए समय समय पर तीनों वंशों ने इसमें शासक किया है इन कन्नौज पर। तो इस समय वहाँ पे शासक पाल वंश का आ गया था बेसिकली। और उसके बाद ये मीर भोज आ गए। मीर भोज ने फिर कन्नौज को जीत लिया। बेसिकली इस वंश के जो मेन पॉइंट है, एक तो नागभट्ट इसका संस्थापक पूछ लेता है, नागभट्ट प्रथम। इस समय इसकी राजधानी भनीमल थी और सबसे शक्तिशाली शासक इसमें मीर भोज था। मीर भोज इसने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली थी और यह बेसिकली विष्णु का भक्त था, विष्णु भक्त था ये, विष्णु भक्त था। और इसने इन्हीं के नाम पर, मतलब विष्णु धर्म को जब मानता था, विष्णु के सम्मान में इसने एक उपाधि भी धारण की थी, जिसे आदि बैराहा 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 भी आया है, बैराहा भी आया है। उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की, ये उपाधि धारण की थी इसने। बेसिकली मिहिर भोज का कुछ जगह पे नाम भोज भी लिखा गया है, केवल भोज। भोज शासक के रूप में भी जाना गया है इतिहासकार में, मिहिर भोज भी है, मिहिर भोज भी है। ये वास्तविक संस्थापक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके समय राष्ट्रकूटों ने आक्रमण किया था तो बहुत जगह टूट गया था। तो इसने जब जीता था तो ये 836 ईस्वी में 836 ईस्वी में इसने इसे दोबारा प्राप्त कर लिया था। 836 ईस्वी में इसने जीत लिया था और ये सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने उपाधि भी धारण की, आदि बारह की उपाधि धारण की, विष्णु भक्त था। और इसने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया। तो कुछ समय के बाद ये भी सोच रहा था कि मैं अपना राज्य विस्तार मैं कुछ समय के बाद ये भी सोच रहा था कि मैं अपना राज्य विस्तार और ज़्यादा करूं। तो इसने सोचा कि ये पूरब की ओर मुड़ गया। तो पूरब की ओर जैसे मुड़ गया, पैर फैलाने की कोशिश की इसने पूरब की ओर। तो वहाँ का पाल वंश का शासक था, वहाँ पे पाल वंश का शासन था ना पूरब में। तो वहाँ के शासक देवपाल ने इसे हराकर पीछे हटा दिया। तो इसने सोचा, फिर बाद में सोचा कि इसने मध्य भारत दक्षिण की ओर गया ही। तो फिर यहाँ से दोबारा राष्ट्रकूटों से इसका संघर्ष हुआ, तो फिर वहाँ से भी वापस आ गया, जिसे खूनी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। भोज के बाद खूनी लड़ाई हुई थी यहाँ, जब इसने राष्ट्रकूटों से वो किया था, संघर्ष किया था, तो वहाँ से भी इसे हार का सामना करना पड़ा। जब यह राष्ट्रकूटों से संघर्ष कर रहा था, युद्ध कर रहा था, तो इसने कुछ गुजरात का भाग कुछ जीत भी लिया था, अपने वर्चस्व में शामिल कर लिया था। पर ये दक्षिण में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका। फिर इसने उत्तर की ओर सोचा कि उत्तर की ओर अपनी निगाह घुमाई। तो वहाँ एक शासक आया था, वो एक यात्री आया था, अरब यात्री। उससे पता चलता है कि इसका जो शासन वो साम्राज्य था, सीमा थी सतलुज नदी के पश्चिमी तट तक फैला था। और फिर कुछ हिस्सा इसने उत्तर में भी जीत लिया था, प्रतिहार शासक। तो इसके समय इसकी जो सेना थी, इसके समय में सबसे ज़्यादा घुड़सवार थे। बेसिकली इसमें ज़्यादा पॉइंट तो है नहीं मोस्ट, लेकिन ये इसमें स्टोरी की तरह जब हम याद करेंगे तो इसे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा घुड़सवार सेना थी। देवपाल के मरने के बाद, देवपाल की मृत्यु हो गई थी, तो पाल वंश कमज़ोर पड़ गया, तो वो भी इसने मिला लिया था अपने साम्राज्य में। तो पूरब में भी साम्राज्य बढ़ गया इसका। पहले हरा दिया था पाल वंश के शासक देवपाल ने, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद फिर इसने अपना शासन बढ़ा, वो अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और अंततः लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 885 में, 885 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसने बहुत संघर्ष किया, अपना साम्राज्य विस्तार भी किया, इधर पूर्व तक आ गया था, उत्तर तक चला गया, गुजरात का क्षेत्र भी जीत लिया। तो इसने बहुत संघर्ष किया और अंततः इसकी
885 में मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसका पुत्र आ गया महेंद्रपाल। इसका पुत्र जो आया था वो पुत्र महेंद्रपाल प्रथम। बेसिकली पाल वंश का नहीं है, प्रतिहार वंश का है, महेंद्रपाल प्रथम। इसने यहीं से जब 885 में मृत्यु हुई थी तो इसने यहीं से शासन 885 से इसका शासनकाल रहा। इसने 908 भी आता है कुछ किताबों में 9 भी तक शासन किया। इसने भी अपने साम्राज्य को काफ़ी विस्तार किया और साम्राज्य को इसने एक जगह रखा। इसने मगध और उत्तर भारत तक फैला लिया था इसने, और उत्तर भारत और ज़्यादा ले गया। मगध भी जीत लिया था और उत्तर भारत प्लस उत्तर भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया इसने। ये भी एक अच्छा शासक था। इसने एक शिलालेख भी लिखवाया था। इसके शिलालेख से पता चलता है, इसके शिलालेख है एक। शिलालेख बेसिकली शिलाओं पे लिखवाए जाते हैं, पत्थर की। शिलालेख होते हैं, अभिलेख होते हैं। इसके बारे में बताएंगे, चलो आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे। इसका एक शिलालेख है काठियावाड़। काठियावाड़ शिलालेख से पता चलता है कि इसने पंजाब को भी जीत लिया था और अवध को प्लस अवध भी इसने जीत लिए थे। फिर इसने सोचा कि एक कश्मीर में राजा था, उससे युद्ध किया, लेकिन वहाँ पे इसे कुछ पूर्वी पंजाब का क्षेत्र छोड़ना पड़ा, मतलब हार गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ क्षेत्र छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से इसने भी काफ़ी साम्राज्य विस्तार किया। तो इस तरह इन्होंने भी करीब 9वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक 100 वर्षों तक शासन काल किया इन्होंने भी, और उत्तर भारत पर राज्य किया इन्होंने। बेसिकली एक इसके समय में एक बगदाद का एक निवासी आया था, जिसका नाम था अल मसूदी। भारत कब आया था? अल मसूदी भारत आया था 915 से 916 ईस्वी में वो भारत आया, गुजरात आया था बेसिकली। क्योंकि वहाँ जो विदेश से सीमा जो लग रही थी उस समय व्यापार जो हो रहा था गुजरात से हो रहा था, तो गुजरात आया था अल मसूदी। कहाँ था? बगदाद से आया था ये, बगदाद कहाँ से आया था? बगदाद से आया था अल मसूदी। 915 से 916 ईस्वी में गुजरात आया था। बेसिकली ये जो है प्रतिहार जो थे वो ज्ञान और विज्ञान के ज़्यादा संरक्षण थे, मैंने कि ज़्यादा महत्व देते थे। ज्ञान विज्ञान और साहित्य के संरक्षण थे। साहित्य के संरक्षक थे। संरक्षक गलत हो गया था, संरक्षक थे। ज्ञान विज्ञान साहित्य के संरक्षक थे। इसी के समय इसके बाद तो ये इसका शासनकाल तो महेंद्रपाल का तो 908 से 909 तक रहा था। इसके बाद इसके अगला जो आया था महीपाल आया था। महीपाल के समय में ही एक नाटककार थे राजशेखर प्रसिद्ध नाटककार थे राजशेखर थे, नाटककार थे। और इन्होंने इसी के समय इन्होंने कन्नौज को ना सुंदर मंदिरों से भवनों से सजा दिया था। और बेसिकली एक समय ऐसा भी आया था जहाँ भारतीय विद्वान जो है दूत बन के ना बगदाद गए थे, बगदाद के दरबार में गए और वहाँ पे अरबी दुनिया को भारतीय विज्ञान और यहाँ की विशेष गणित के बारे में, बीजगणित के बारे में, आयुर्वेदिक के विज्ञान के बारे में वहाँ बताते थे। तो इसी तरह से यहाँ गुजरात से विदेशों के लिए बहुत ज़्यादा जो जितना भी बहुत व्यापार होता था गुजरात से होता था। गुजरात एक मेन केंद्र था, तो ये वहाँ गए थे इसी के समय। फिर 1915 से 1918 तक एक राष्ट्रकूट दोबारा आ गए थे, मतलब राष्ट्रकूट फिर उभर कर आ रहे हैं 1915 से 918। फिर राष्ट्रकूट उभर कर आए, तो फिर राष्ट्रकूट में एक शासक फिर आया था, राष्ट्रकूट राजा इंद्र आया था। वो राजा कौन आया था? इंद्र आया था।
इंद्र कौन था? तृतीय, इंद्र तृतीय ने फिर प्रतिहारों को हरा दिया। जब इसने कन्नौज पर आक्रमण किया तो इसने इन वहाँ के नगरों को तबाह कर दिया था। तो यहीं से धीरे धीरे इनका क्षति हो गई, इनका होता चला गया, ये कम विघटन होता चला गया, इनका साम्राज्य कमज़ोर पड़ता गया। तो फिर ये धीरे धीरे वंश खत्म हो गया। फिर अगला वंश आ जा गया राष्ट्रकूट वंश। तो यहीं से इनके साम्राज्य विघटन हो गया। इसने बहुत मारा था यहाँ के राजाओं को, प्रतिहारों को। तो बेसिकली फिर अब राष्ट्रकूटों का उदय हुआ। राष्ट्रकूट, अब अगला वंश जो पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट वंश।